नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव आज आप लोगों से काफ़ी दिनों बाद में कोई मैटर लेकर के पढ़ाने आई हूँ, क्योंकि बीच में मुझे थोड़ा दिन मेडिकल पे रहना पड़ा कोविड वगैरह की वजह से। एनीवेज, आज मैंने अपने हैंडमेड नोट्स से पढ़ाना आपको मुनासिब समझा। मेरे अपने नोट्स हैं ये बने हुए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मैटर को अपने सामने रख कर काफ़ी कुछ समझ सको। ठीक है, अपना जो ये टॉपिक है बच्चों, ये है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, विश्व में पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री इन वर्ल्ड। अब आप सब जानते हो कि पशुपालन जो है वो एक ऐतिहासिक कार्य है। ऐतिहासिक इसलिए, हिस्टोरिकल इसलिए, क्योंकि बहुत पुराने समय से हम इसको करते आ रहे हैं। काफ़ी टाइम से आपने देखा पशु जो है, जब इंसान एक ग्रुप में रहने लगा, ट्राइब्स में रहने लगा, तो उसको समझ आने लगी कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किन किन साधनों की सहायता से वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगा, किस जानवर से उसको क्या मिलेगा, किस जानवर से वो अपना कार्य भी कर सकेगा। तो इस तरह की सोच जब इंसान के रूप में आई, आदमी के रूप में आई, के दिमाग में आई, तो उसने ये पशु को पालना मुनासिब समझा। तो तभी से ही ये परंपरा चलती आ रही है कि पशुपालन का कार्य इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। अपने इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो एक टॉपिक है, उसमें उसके अंतर्गत आज अपन ये पढ़ रहे हैं कि पशुपालन जो कि एक ऐसा कार्य है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और एशिया में, वर्ल्ड में हर जगह किया जाता है पशुपालन का कार्य। तो मैं ये कह सकती हूँ कि विश्व की लगभग 40% पशु संख्या जो है वो ज़्यादातर, जैसे यूरोप है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यहाँ पौष्टिक चारागाह मिलता है, तो उसकी वजह से ये यहाँ मिलते हैं। एशिया तो खैर मेन है ही है, उसके अलावा भी न्यूजीलैंड, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन दुग्ध व्यवसाय उन्नत अवस्था में होता है। भेड़ शुष्क, अर्धशुष्क क्षेत्रों में अच्छी तरह से पाल सकते हैं। बकरियों के लिए भी शुष्क और पहाड़ी क्षेत्र उपयुक्त होते हैं। सूअर खाद्यान्न उत्पन्न करने के लिए क्षेत्रों को विशेष रूप से बनाया जाता है। तो पशुपालन का कार्य जो है ऐसे क्षेत्र में ही आरंभ किया गया जहाँ पशुओं के लिए घास पात और जल की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध थी। अब पशुपालन का जीवन व्यतीत करना आरंभ किया कब? ये गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, रेंडियर, लामा, अल्पाका, ऊंट, याक आदि में किसी एक अथवा अधिक प्रकार के पशुओं का झुंड रखने लगा। कौन? मनुष्य। इस प्रकार मनुष्य ने पशुपालन का व्यवसाय आरंभ किया था। ठीक है, अब इनका जो झुंड होता है पशुओं का, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक्स, इंग्लिश में रेवड़, है ना। आपने देखा होगा कई दफ़े भेड़ और ऊँटों का रेवड़ आपको रोड पे मिलता है ना। तो रेवड़, फ्लॉक्स कहते हैं इसे। इनमें से 1-2 लाख तो पशु होते हैं, और चारागाह एक होता है, उस चारागाह को बोलते हैं रांच, इंग्लिश में। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में इन चरवाहों को ग्वाको कहा जाता है, और इन चारागाहों के निकट ही क्या होता है? बूचड़ खाने, जहाँ पर मांस इनका वो स्लॉटिंग की जाती है। स्लॉटिंग मतलब इनका मांस उपयोग करने के लिए काटा जाता है और तैयार किया जाता है, ताकि डिब्बे में बंद कर सकें, और चमड़ा और खालें जो होती है वो साफ़ करने के कारखाने में जाएगी। तो आपको समझ आया ना पशु कितना इम्पोर्टेंट है, कितना उपयोग करते हैं पशुओं का। अब व्यापारिक पशुपालन में पशुओं के प्रजनन, नस्ल सुधार, रोगों की रोकथाम तथा बीमार पशुओं के इलाज की समुचित व्यवस्था होती है। और पशुपालन विकसित अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर किया जाने वाला व्यवसाय, ये क्या होता है? व्यापारिक पशुपालन। नेचुरली आप जानते ही हो, एक तो होता है कृषि के लिए पशु को पालना, एक व्यापारिक रूप में वो भी, क्योंकि जहाँ पर भी हमारी अपनी कमाई होगी तो हम उसको व्यापारिक पशुपालन के अंतर्गत लेंगे। अब उत्तर अमेरिका का प्रेरी क्षेत्र जो है और पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र, ये वो एरियाज़ हैं कि विश्व में जहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापारिक पशुपालन होता है।
5 क्षेत्र लिए हुए हैं व्यापारिक पशुपालन के लिए। विश्व के 5 भागों में किया जाता है। एक तो है अपना उत्तरी अमेरिका का प्रेरी क्षेत्र और पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश। दक्षिणी अमेरिका का लानोस और पंपास। बच्चों ये क्या है? ग्रासलैंड्स। ये वो घास के मैदान हैं जहाँ पर बेस्ट किस्म की घास सिर्फ पशुओं के लिए अच्छी रहती है। आप जानते ही हो लानोस और पंपास क्षेत्र, वहाँ पर ये पशु स्पेशली पाले जाते हैं क्योंकि ये जो घास है ये उनके लिए अति उपयोगी है। दक्षिणी अफ्रीका का वेल्ड प्रदेश, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स और न्यूजीलैंड की शीतोष्ण घास भूमि, कैस्पियन सागर के पूर्व और अरब सागर के उत्तर का विस्तृत भाग, जो भी काफ़ी आपने देखा होगा, काफ़ी एरिया ऐसा है जहाँ पर पशुओं का पालन होता है। अब आर्थिक और वाणिज्य दृष्टि से पशुपालन का क्या महत्व होता है? अपन ने अभी ये समझा कि कैसे पशु किस किस उसमें काम में लिए जाते हैं। तो आर्थिक और वाणिज्यिक दृष्टि से भी पशु जो है मनुष्य के लिए बहुत 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 उपयोगी है। उनसे मनुष्य की क्या क्या आवश्यकताएं पूरी होती है? भोजन की, वस्तु की, औद्योगिक कच्चा माल मिलता है, वे खेती और सामान ढोने के काम आते हैं। फिर भी आश्चर्य की बात है कि मानव ने बहुत थोड़े पशुओं को पालतू बनाया है। ये पशु उस देश विशेष की प्राकृतिक अवस्था, जलवायु और वनस्पति के अनुसार ही मिलते हैं। जो भाग वनों से साफ कर दिए जाते हैं वहाँ पर कृषि कार्य होता है और ऐसे भागों में विशेषकर पालतू पशु मिलते हैं, जैसे गाय वाय, इनको रखते हैं। जिन आर्थिक महत्व भी होता है तो पशुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों का महत्व, वनस्पति से प्राप्त मानव भोजन का 1/3 भाग का 1/3 आपने देखा ना, पशु का जो मांस है वो मानव भोजन का भी 1/3 भाग बन जाता है। प्रतिवर्ष यातायात के लिए भी जितने पशु काम में लाए जाते हैं उनका मूल्य $2 अरब आंका गया है। आपने देखा याक, जो बर्फीले क्षेत्र हैं आर्टिक एंटार्क्टिक एरिया में, वहाँ तो पशु ही स्लेजेस चलाते हैं और इनका भार ढोने का काम, चाहे रेगिस्तान हो कहीं भी हो, आपने देखा वही ज़्यादातर पशुओं के उपयोग से ही काम में लिया जाता है। और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त विश्व के अन्य भागों में भी लगभग 2 अरब मनुष्य यातायात और भोजन ढोने के लिए काम में लिए जाते हैं। ऊँट आदि इनको पशुओं पर भी निर्भर रहते हैं, खच्चर, घोड़े, बैल आदि पे, है ना। पशुओं से जो प्राप्त होने वाले ऊन और चमड़े का वार्षिक मूल्य $1 अरब माना गया है। हे भगवान, कितना मतलब देखो, है ना। भोज्य पदार्थ के अंतर्गत पौष्टिक वस्तुएं तथा मांस, दूध, दही, मक्खन, पनीर, अंडे, मछलियाँ आदि के रूप में जो भोजन सामग्री मिलती है वो भी एक मेन आधार है। पशुओं से प्राप्त वस्तुएं गौण हैं, परंतु ये छोटे छोटे उद्योगों में प्रयोग में की जाती है, जैसे हड्डी, सींग, खाल, चर्बी, खुर, समूर आदि हैं, है ना। हड्डियों से बटन, कंघे, श्रृंगार की वस्तुएं बनती है। चमड़े एवं खाल से मनुष्य के उपयोग की बहुत सी वस्तुएं बनती हैं। जूते के अतिरिक्त चमड़े से थैले, संदूक, सूटकेस, घोड़ों की जीन, लगाम इत्यादि साज, कुर्सियाँ, मशीनों के पटरे, मोटर की गाड़ियाँ, बंदूक के केस तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं बनाई जाती है। इसलिए चमड़े की मांग बढ़ती जा रही है। देखा ना, चमड़ा उद्योग कहाँ है? चमड़ा उद्योग बहुत से क्षेत्रों में चमड़ा उद्योग है ना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चमड़े का आयात निर्यात होता है। अधिकांश जो है ये गौण वस्तुएं उन्हीं देशों में उपलब्ध होती है जहाँ मांस का उद्योग प्रचलित है। और शीतोष्ण प्रदेश में बड़े बालों वाली लोमड़ियाँ, गिलहरियाँ, ऊद बिलावों से भरपूर ये जो एरिया है, यहाँ पर भी काफ़ी आपने देखा इनका उपयोग किया जाता है। पशु बोझ ढोने के भी काम आते हैं, गाड़ी भी खींचते हैं, है ना। दलदली क्षेत्र में हाथी, पहाड़ी भूमि क्षेत्र में घोड़ा, याक, मरुस्थलीय भूमि पर ऊँट मनुष्य का बोझा ढोते हैं और सवारी के रूप में भी काम में आते हैं। तो इनको देखते हुए, इनकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए अपन समझते हैं कि भाई पशु पालन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है और सब जगह इसलिए किया जाता है क्योंकि पशुओं से हमारी कई आवश्यकताएं पूर्ण होती है। अब पशुओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैटल,
बेसिकली दो हैं, चौपाई और लघु पशु। एक तो है चौपाई पशु जिनको अपन ने गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और मुर्गी जो मनुष्य के भोजन व उपयोग में काम में लिए जाते हैं। आपको पता है एक भेड़ में से एक बार में प्राप्त होने वाली ऊन की मात्रा 700 ग्राम से 1100 ग्राम तक हो जाती है। इतनी उत्पादन करता है भेड़ से हमको मिलती ऊन, है ना। और दूसरा है लघु पशु जो कि ड्रॉथ कैटल कहलाते हैं। घोड़े, खच्चर, गधे, बैल, रेनडियर, याक, लामा, ऊँट और हाथी जो मनुष्य की सवारी और बोझा ढोने के काम में आते हैं। देखो आपके नोट्स में दिखा है, ये क्लासिफिकेशन किया हुआ है। फिर इसका जो अपन ने फर्दर क्लासिफिकेशन किया है वो अपन ने 3 भागों में किया है, दुग्ध और दुग्ध प्रदान, ठीक है। दूसरा है अपना मांस प्रदान और तीसरा है ऊन प्रदान, है ना। तो दुग्ध और दुग्ध प्रदान ये ज़्यादातर कौन से क्षेत्रों में मिलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, विस्तृत प्राकृतिक चारागाह एवं घास की भूमि, उत्तम नस्ल के पशु, विरल जनसंख्या वाले घनत्व आदि ऐसे क्षेत्र जो डेयरी उद्योग के लिए उत्तम हो। डेयरी उद्योग आप समझते ही हैं कि दुग्ध उद्योग है ना। इसकी क्रांति वाइट क्रांति कहलाती थी। दुग्ध से मक्खन, घी, पनीर, पाउडर, दूध इत्यादि बनते हैं। पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस और कैलिफोर्निया, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा ये इसके मुख्य क्षेत्र हैं। अब आते हैं अपना अगला, ये है इसमें मांस उद्योग, मांस उत्पादन का भी रहता है। मांस प्रदान गाय, बैल, भेड़, सुअर से मुख्यतः मांस प्रधान रूप से प्राप्त किया जाता है और ठंडे प्रदेशों में मांस की मांग बराबर बनी रहती है। चीन इसका मुख्य उत्पादक है। चीन, राष्ट्रीय अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, जर्मनी, भारत, है ना। कुल एक तरह से 64.72 लाख टन जो है इन 5 राष्ट्रों से में उपलब्ध होता है। फिर ऊन प्रदान ऊनी वस्तु की प्राप्ति से भेड़, बकरी, ऊँट व लामा के बालों आदि से होती है। उत्पादन की मात्रा एवं गुणवत्ता की दृष्टि से भी भेड़ ऊन का सर्वाधिक महत्व है। मैंने आपको बताया ना कि एक भेड़ से एक बार में प्राप्त होने वाली ऊन की मात्रा कितनी होती है? 700 ग्राम से 1100 ग्राम तक मिलती है ऊन। हे भगवान, बहुत सारा अमाउंट है ना। तो इस तरह से भेड़ मुख्य रूप से ऊन प्रदान क्षेत्र भी ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूएसए, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना ये मुख्य क्षेत्र हैं। तो आपको मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे नोट्स। ये अपना मैप भी देखिए आप, जिसके अंदर विश्व के प्रमुख चारागाह क्षेत्र हैं और ये वाले जो हैं विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र आ गया। ये हमारे अगले लेसन के लिए हम तैयार करेंगे, ठीक है। थैंक यू। ओके।